अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इशू पर हम बात करेंगे वो सारी बातें मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में है। नंबर वन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो भी कुछ दे दिया जिसका पीटीआई ने मुतालबा ही नहीं किया था। और दूसरा इशू ये है कि क्या ये फ़ैसला आइन के मुताबिक है या किसी दबाव के तहत है। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या काजी फ़ायज़ ईसा का इस सारे अमल में क्या किरदार था। क्या उन्होंने किसी लालच के तहत ज़रा हटकर पोजीशन ली या कि उनका ये असूली मौक़िफ़ था। और यही बात जो है वो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी है, क्या वो भी किसी लालच के तहत उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज़ जो हैं उन पर हम बात करेंगे। तो बात का आगाज़ जो है वो इसी से कर देते हैं कि पीटीआई को मिला क्या है। और इससे जो आज उनको मिला है, एक तो ये है कि ये 8-5 का फ़ैसला आया और ये ऐसा फ़ैसला है जिसने हम सबको हैरान कर दिया, सवाए एक बंदे के। मोहम्मद मालिक जो हैं उन्होंने कोई इस तरह की पेशीन गोई की थी कि कोई 8-5 का फ़ैसला आ रहा है, उनको कल कोई चूआ रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन ओवरऑल ये तवक्को की जा रही थी कि ये 7-6 का फ़ैसला आ रहा है। और इस फ़ैसले से सब लोग हैरान हैं बशमूल पीटीआई वाले। ये फ़ैसला ये 8-5 या 7-6 या ये जो है ये जो तरतीब है ये गलत कैसे हुई, इसकी हम दूसरे स्टेप पर हम बात करेंगे। तो एक तो ये है कि पीटीआई ने ये चीज़ मांगी नहीं थी। बेसिकली जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पिटिशनर थी, पीटीआई तो पिटिशनर नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनका तकाजा ये था कि ये हमारे मेंबर हैं और हमें इनके इव्ज़ जो हैं ये जितनी मखसूस नशिस्तों पर सीटें बनती हैं वो दी जाएँ। बात इधर से शुरू हुई, लेकिन बात अल्टीमेटली ये है कि और एक और चीज़, पिटिशन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक्सेप्ट हुई, लेकिन जो सीटें हैं वो आगे पीटीआई को दे दी गई। और इस चीज़ पर मैं सुन रहा था, जो अली ज़फ़र हैं वो भी कह रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये सीटें जो हैं, हमारा तो मुतालबा भी यही था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, तो लेकिन ये तो हमें मिल गई हैं, जो इसमें जो अदालत ने हमें दे दी हैं, तो लिहाजा उस लिहाज से वो खुश भी बड़े हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और जो एक पुराना एक वाक़या भी याद आ रहा था कि अदालत बाज़ औक़ात शुरू किधर से होती है और जाके मामला ख़त्म कैसे करती है। आपको याद होगा कि जो पनामा केस था, यानी कि वो पनामा से शुरू हुआ, यानी कि जो हम एक कोई एक इन्वेस्टिगेशन लेकर आए, जो पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज थी जिनकी, उनके हवाले से शुरू हुआ। उसमें नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं उनका भी जिक्र था, बात उधर से शुरू हुई। और फिर यह है कि उन्हें पनामा में एज सच वो डैमनिंग कोई चीज़ ना मिली जिसकी बुनियाद पे उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई करना था, तो वो चीज़ आगे इकामा पर चली गई कि मामला पनामा से शुरू होकर इकामा पे चला गया। इधर जो है मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से शुरू होकर तो पीटीआई तक आ गया। तो एक तो ये है, और इसमें जो हुकूमत है वो, उनका ये एतराज़ है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें एक नज़रसानी की एक दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि जनाब जज साहबान, हमें बताया जाए कि पीटीआई की तो पिटीशन ही नहीं थी, तो आपने ये फ़ैसला कैसे किया है। तो आने वाले टाइम पे ये फ़ैसला हर दो सूरतों में मुतनाज़ होना था। अगर जो दूसरा जो एक स्कूल ऑफ थाट है उनका अगर फ़ैसला उनके अक्सरियत से आता तो तब भी इस पे एक साइड को इतराज़ होना था। ये हर दो सूरतों में ये एक काबिल इतराज़ होना था। मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ, यानी कि मुझे इस फ़ैसले की आइनी पेचीदगियों के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन ये है कि अगर एक पार्टी उनको लगा कि जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है और ज़्यादती हो भी रही थी, तो अगर एक उनके हक़ में फ़ैसला आ गया तो कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन इसको आइनी लिहाज से किस तरह डिफेंड किया जाएगा, ये मेरे ज़हन में सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। असल में ये होता है कि जो एक जज साहबान हैं उनका भी जो उन्होंने सींग फंसाए हुए थे, ये बड़ी एक इल्मी बहस थी और ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था। इसमें हर दो सूरतों में जो एक राय पाई जाती थी, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी मुफाद के तहत हो, किसी लेवल पे कोई लॉबिंग भी होती है कि कोई दरमियान में कोई फेंस सीटर भी होते हैं, कोई स्विंग वोट होते हैं जजेज़ में भी, उन पर हमने बाद में बात करनी है। लेकिन जो एक मेजॉरिटी, जो एक प्रोपोनेंट थे कोई दो मुख्तलिफ राय के, उनका कोई जो ओवरऑल राय पाई जा रही थी वो एक था एक लेटर ऑफ लॉ, यानी कि ये दो टर्म्स पे हो रही थी कि एक दूसरा था लॉजिक ऑफ लॉ। लेटर ऑफ लॉ ये था कि जिस तरह आइन में ज़िक्र है हमने चीज़ों को उस अंदाज में करना है, कि उसमें अगर आइन में ये जिक्र है कि जो पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया तो उसको सीटें नहीं दी जा सकती। दूसरा ये है कि लॉजिक ऑफ लॉ है, वो कहते हैं जी कि आप देखें पीछे देखें कि क्या कुछ हुआ है और इनको तो
इंतखाबी निशान भी अलाट नहीं हुआ। किसी ने पीटीआई की इस नालायकी पर कोई जिक्र नहीं करता कि ये 2 साल जब इनको बार बार कहते रहे कि कोई इलेक्शन ही को बंदे थे पुतरान करा लो, और ये उस टाइम की बातें हैं जब ये ज़ेर अताब नहीं भी आए थे, तब की बातें हैं। तो ये इलेक्शन नहीं करा सके, यानी कि ये चाह रहे हैं कि इन्होंने एक जमहूरियत लानी है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो अपनी पार्टी में भी इलेक्शन कराने से कासिर थे। आगे जाके फिर ये है कि वो काफ़ी चीज़ें आ गई कि इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान आ गए। इस केस में भी इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान आए हैं। अब मैं ज़ाती तौर पे उनसे इतना कायल नहीं हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठा रही है। सवाल क्या है कि अगर आप ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की है, तो फिर उसमें साथ एक ये भी बात आती है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस चल रहा था, तो उसमें मशहूर ज़माना एक डायलॉग हुआ था अली ज़फ़र जो पीटीआई के वकील थे और काजी फायज़ ईसा के दरमियान। उसने कहा सर जी अगर हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तो फ़र्क कर देता तो हमारी जो ना मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। तो उस पर काजी फायज़ ईसा ने कहा था कि मखसूस नशिस्तें आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एतराज़ आया या उधर उन्होंने आपके साथ कुछ छेड़छाड़ की तो आप चुप करके हमारे पास आ जाइएगा, या अगर आप चाहते हैं एहतियातन तो आप पहले भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसमें इस तनाजुर में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को आप मुर्ज़ इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहरा सकते इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के हवाले से, कि अभी तक जिधर जजेस जो हैं उनमें इख्तलाफ पाया जा रहा है कि फ़लाँ बात का ये मतलब है तो फ़लाँ का ये मतलब है। तो इलेक्शन कमीशन ने अगर इनको सीटें नहीं दी या उन्होंने ये समझा कि ये आज़ाद हो गए हैं, तो ये लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो लिहाजा इनके पार्ट पर भी प्रॉब्लम था। लेकिन इस सारे अमल में ये चीज़ एक समझ से बाला तर है कि जिस अंदाज से पीटीआई को सीट्स मिली, तो वो उनको सीट्स भी मिल गई और दूसरा इलेक्शन कमीशन को ही एक कंडेम किया गया। पीटीआई के बारे में उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई कि जब आपको कहा था कि आपने वापस आना है तो आप भी तो उस टाइम वापस नहीं आए। अब जो है यानी कि हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये थिएटर जो है ये तो आने वाले टाइम पर चलना है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा ये है कि ये आइन के मुताबिक हुआ है या प्रेशर के मुताबिक हुआ है। ये फैसला जो है आइन के मुताबिक है या प्रेशर के मुताबिक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो माइनॉरिटी वर्डिक्ट आता है, यानी कि जिन लोग जो अक़लियत में होते हैं वो भी ज़रूरी नहीं होता कि वो गलत होते हैं, और जो अक्सरियत में होता है वो भी ज़रूरी नहीं होता कि वो ठीक होते हैं, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। और उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस, कि उसमें जो अभी आके सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल जो है जिस अंदाज में जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी अपने आप को मासूम साबित करने के लिए, उस तरह नहीं किया गया। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि वो फ़ैसला जो है वो भी मेजॉरिटी वर्डिक्ट था। जो माइनॉरिटी के लोग थे उनको तो उस टाइम पजीरा ही नहीं थी इतनी। अब ये है कि आज ये लगता है कि जो माइनॉरिटी वाले ठीक थे, मेजॉरिटी वाले गलत थे। तो ये फैसला जो है और इसकी तशरीह जो है ये आने वाले वक्त में होती रहेगी। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद हम सोचें कि वो जो जिन जजों ने मेजॉरिटी में थे वो बज़ाहिर तो उनकी उस टाइम बड़ी बल्ले बल्ले हुई, लेकिन उस फैसले की आज हमें कोई नई इम्प्लीकेशंस हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम वक्त पर छोड़ देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना वो 7-6 की टाई चल रही थी, कोई एक तासुर ये था जो ख़बरें आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से भी, बल्कि आज मैंने जो क्यूम सिद्दीकी साहब से पूछा तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक, उन्होंने कहा जी कि यही चीज़ें आ रही थी कि 7-6, उन्होंने कहा बल्कि उस टाइम ये भी आ रही थी कि 8-5, कि ये जो आज का 8-5 है इससे उलट, कि मसलन ये है कि 8 वाले वो लोग कि जो इस पीटीआई को देने के हक़ में नहीं और 5 ऐसे जो उनको देने के हक़ में है, यानी कि ये दोनों चीज़ें चल रही थी, 8-5 ये 7-6। लेकिन दरमियान में एक ट्विस्ट आया, यानी कि बुध को मीटिंग हुई है और मीटिंग में जो एक मेजॉरिटी थी वो ये नशिस्तें पीटीआई को देने के हक़ में नहीं थी। अब यह है कि आगे जुमेरात से जो है सूरत हाल बदलना शुरू हुई है। कोई एक तासर ये था कि जो बलूचिस्तान के तीनों जजेज़ हैं और जो सिंध के जजेज़ हैं वो एक साइड पर हैं, यानी ये मिल के जो हैं वो बन जाएंगे कोई 6 और 1 जो हैं इधर और पंजाब से हैं, तो ये इतने बन जाएंगे। लेकिन जो फ़ैसला आया उसमें जिन जजेस से जो बलूचिस्तान वाले तो आलमोस्ट रहे, जिनसे सिंध से एक तवक्को की जा रही थी, उनमें से जो 2 जजेस हैं ना वो निकल के दूसरी साइड पे हो गए।
अब वो कैसे हुए इसके बारे में तशरीहात हैं। मेरे पास कोई ऐसी किसी के पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है जो कि एक सॉलिड हो। आगे तशरीहात हैं, तशरीहात क्या हैं? मसलन ये है कि वो कहेंगे जी कि ये जो है ना पीपल्स पार्टी ने इन लोगों को कहा है, या यानी कि उन्होंने अपना एक असर रसूख इस्तेमाल किया है। जानने वाले तो लोगों के होते हैं, ये नहीं होता कि जो जज हो जाते हैं उनका बिल्कुल इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं होता, वो कोई मरीख की मखलूक होते हैं कि वो इधर किसी को पहचानते नहीं या उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ होती है, उनसे बात नहीं की जा सकती, इधर से ही होते हैं। बल्कि इधर बहुत सारे लॉबिंग के ज़रिए तो जजेस बनते हैं, ठीक है, तो लिहाजा उनके ताल्लुकात तो किसी न किसी शक्ल में होते हैं। अच्छा, अब ये है कि सवाल ये होता है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला, इस फ़ैसले का फ़ायदा क्या होगा? तो जो एक कॉन्स्पेरेसी थ्योरी चलती है फिर वो ये चलती है जी कि पीटीआई वाले जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो को प्लानिंग कर रहे हैं कि जो आगे जाके तो नून लीग को दरमियान से निकाल दिया जाए और पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो हैं वो मिलकर हुकूमत बना लें। अब ये है कि साथ जो एक आर्गूमेंट और आता है जी कि आज के फ़ैसले में जो ये चूँकि ये 6 मई तक जो एक एमएनएस की पोजीशन थी उसको बरकरार रखा गया है, यानी कि जो एक रिज़र्व सीटें इनको मिली थी बाकी जमातों को वो बरकरार रखी गई हैं। उसी दौरान जो है जरदारी साहब जो हैं वो सदर बने हैं। अगर ये पहले दिन से इनको अंडू कर दिया जाता कि जब ये सीटें अलाट हुई थी तो इसका मतलब है कि जो सदारती इलेक्शन है वो भी दोबारा होते थे। तो जी इस सारी बात का ये मतलब है कि पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने और कोई पीटीआई ने मिल के कोई गेम किया और कुछ जजेस जो दो हैं ना दरमियान में वो मैनेज किए हैं। अब इसका यानी कि मुझे इस बात की ये थ्योरी मेरे लिए प्लाजिबल नहीं है। कहने को तो लोग चला देते हैं और हर बंदा उसको बड़ा एक इंटेलिजेंट समझते हुए उस पर यकीन भी करना शुरू कर देता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, क्यों नहीं आती? मसलन ये है कि अगर वो ये चाहते हैं कि मरकज़ में हम अपनी गवर्नमेंट बना लें तो नून लीग जो है उसको तो वो ओवरऑल चाहती है कि शुक्र है साड़ी जान छुटे मरकज़ से, यानी कि इसमें जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं वो नहीं चाह रहे होंगे या उनकी जो कैबिनेट है वो नहीं चाह रही होगी, लेकिन जो नवाज शरीफ हैं ये तो उनकी तो पहले भी ख्वाहिश थी जी कि हमें पंजाब तक महदूद रहें। मतलब ये है कि पंजाब हमारे हाथ आ गया तो लिहाजा हमें कम अज़ कम एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी। अपना जो हमारा एक मरकज़ है, जो एक किला है, यानी कि वो हमारे पास होगा तो मरकज़ में इन दोनों दूसरों को आने दें, जो भी आएगा वो जलील होगा, आवाम से उसको गालियाँ पड़ेंगी जो जिस तरह आजकल नून लीग की गवर्नमेंट को पड़ती हैं। तो अगर कोई इस तरह का फ़ैसला आता है तो ये तो कोई ऐसा, यानी कि अगर इस तरह की कोई प्लानिंग होती है तो ये तो इनके लिए, नून लीग के लिए तो बुरा नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर ये बुरा होगा तो किसके लिए होगा? ये होगा आर्मी चीफ़ के लिए। आर्मी चीफ़ के लिए कैसे होगा कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो इमरान खान जो हैं वो जिस अंदाज़ में ज़रा एक इंतकाम मजाज आदमी है, उन्होंने तो उन लोगों से बदले लिए हैं जिन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा था। तो इधर इनका तो मामला जो है आर्मी चीफ़ के साथ एक हिस्ट्री चल रही है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो वो आते हुए कोई आर्मी चीफ़ का कुछ प्लानिंग करेंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है उनसे बालातर हो रही हैं इस्टेब्लिशमेंट से? मैं जो है यानी कि मेरा दिमाग जो है इधर फटना शुरू हो जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं लगती। मुझे ये लगता है ज़रूरी नहीं कि इनको को पीपल्स पार्टी ने कोई प्रेशर दिया हो, ऐन मुमकिन है कि कोई बाज़ औक़ात इधर फैमिलीज़ का भी प्रेशर है। एक आम जो तासर चल रहा है कि जी इमरान खान जो है ना उसना बड़ा जुल्म हो रहा है, यानी कि वो और उस बुनियाद पर भी फैमिलीज़ की तरफ से भी प्रेशर आ जाता है या आपके जो जानने वाले उनकी तरफ से भी प्रेशर आ जाता है। अब ये फ़ैसला आया है तो जो सोशल मीडिया पे इन्हीं जजेस की फ्रेमिंग होनी है वो यही है कि जिन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला दिया वो जनाब हीरो होंगे वक्त के, एक जो है जिन्होंने जाबर हाकम के सामने कलमा बुलंद किया है, दूसरे जो उनको विलन तस्वर करते रहेंगे। तो लिहाजा एक इंसेंटिव है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ का आपका एक पीयर प्रेशर भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी जो है उसने को अपना दबाव इस बुनियाद पे जो जजेज़ हैं उन्होंने को पोजीशन चेंज की हो। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बुध तक वो दो जजेस जिन्होंने पलटा खाया है वो बुध तक जो है वो दूसरी साइड पे थे, काजी साहब की साइड पर थे। अब ये है कि इस सारे अमल में काजी साहब जो हैं उनका क्या रोल है? काजी साहब जो हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया? देखें, पहली बात तो ये है कि काजी साहब की इससे बड़ी, मैं उनको एक दलेर आदमी समझता हूँ। दलेर किस लिए समझता हूँ? कि वो जो बात भी उनके ख्याल में ठीक है, और ये बात याद रखें, उनकी बात की तशरीह को आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको ये कहा कि ये एक ही चीज़ को देखने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं
कि जिधर जो है एक लेटर ऑफ लॉ और लॉजिक ऑफ लॉ जो है ना, इनके दरमियान बात है जी कि क्या कानून पर मिन्नो अमल करना चाहिए या कि उसकी मंशा को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इसमें राय पाई जाती हैं। अब यह है कि काजी साहब एज अ चीफ जस्टिस होते हुए अगर उनका फैसला, उनकी राय माइनॉरिटी में चली जाती है, तो इसके लिए भी आपको बड़ी हिम्मत चाहिए कि आपने जो पोजीशन ली है आप उस चीज़ पे स्टैंड कर रहे हैं। आप जो है मेजॉरिटी से नहीं घबरा रहे कि मेरे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो तो मेरे खिलाफ जा रहे हैं, और फिर आप लीडर हों, यानी कि आप जो है चीफ जस्टिस हैं और जो फैसला आ रहा है उसमें आपको लग रहा है कि आपकी जो मेजॉरिटी वाले हैं, अक्सरियत में जजेज़ हैं, वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। इसके बावजूद आपका एक राय पर, अपनी राय को पर स्टैंड लेना, ये एक काबिल इस्ताइश अमल है। अच्छा, दूसरा जो काजी साहब पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, वो क्या लगा रहे होते हैं, और ये और जनाब काजी थी जी ये साजिश है ना एक्सटेंशन लैंड दी वो जी ख़त्म हो गई, यानी कि वो नाकाम हो गया और जस्टिस मंसूर शाह ने वो कोशिश नाकाम बना दी कि काजी साहब जो है ये फ़ैसला करने जा रहे थे और इसके बाद जो है आइनी तरमीम होनी थी, और उस आइनी तरमीम में जो काजी साहब हैं उनको एक्सटेंशन मिलनी थी। ये जो इस तरह की लोग बातें करते हैं ना, ये को बड़े को अहमकों की दुनिया में रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। एक तो ये है कि अगर एक्सटेंशन होनी थी तो एक्सटेंशन इस अंदाज में होती कि जिसमें तमाम जो सरकारी मुलाजिम हैं उनकी उम्र जो है, वो कहते हैं जी कि हम सब की जो है एक एज लिमिट जो है उसको 2-2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। वो तमाम सरकारी मुलाजमीन पर भी अप्लाई होती, तो वो कहते हैं जी कि उन पर भी अप्लाई हो गया, तो लिहाजा जो एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, उधर जो लोग हैं उनके लिए भी 2 साल बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ती तो इससे सिर्फ काजी साहब जो हैं वो तो बेनिफिशरी ना होते, उससे तो मंसूर अली शाह जो हैं वो भी बेनिफिशरी होते। सबकी 2-2 साल बढ़नी थी भाई, दिमाग से काम लें। ठीक है, सबकी बढ़नी थी, तो लिहाजा उनकी अकेले की तो नहीं बढ़नी थी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर तो काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए सब कुछ कर रहे थे तो वो नाकाम हो गए, तो फिर इसका एक और काउंटर आर्गूमेंट ये है कि मंसूर अली शाह जो हैं वो दूसरी साइड पे इसलिए खड़े हैं कि जल्दी जल्दी काजी साहब मगरू लैंड थे, मैं चीफ जस्टिस बना। तो फिर आप ये बात कहना चाह रहे हैं, कोई दलाइल जो है ना, या आपने जो कोई थ्योरीज फैलाए हैं उनको बनाते हुए को थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करें। तो मुझे नहीं लगता, मैं समझता हूँ कि मंसूर अली शाह की अपनी राय भी हो सकती है, कुछ ज़रूरी नहीं कि वो इसी चक्कर में उन्होंने किया हो जो कि मैं चीफ जस्टिस जल्दी बन जाए। ठीक है, तो लिहाजा काजी साहब जो हैं वो अपनी बात पर अड़े रहे हैं और उनकी हिम्मत है और इसके लिए दिलेरी चाहिए। जिधर सारे लोग हैं या एक पॉपुलर वर्डिक्ट बनता जा रहा है, तो उसका हिस्सा बनना वो एक हीरोइक एक्ट नहीं है। उसका अगर आप समझते हैं कि वो गलत है और आप स्टैंड ले रहे हैं, आपको ये है कि हो सकता है कि वक्त या हिस्ट्री मुझे विंडिकेट करे, ये एक ज़्यादा एक डेयरिंग एक्ट है। अच्छा, अब जो है नहीं कि हम आगे दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि काजी साहब जो हैं उन्होंने एक 13 रुकनी बेंच बनाया। ठीक है, और 13 रुकनी बेंच में उन्होंने वो लोग डाले हैं कि जिसमें उनको पता है कि ना कसमिया तौर पे मेरे खिलाफ जाना है, तो लिहाजा उन्होंने उन लोगों को भी शामिल किया है। वही, इसके अलावा भी कोई 2-3 और डाल सकते थे। ठीक है, या तो फिर यह है कि वो उन्होंने एक ब्लाइंड गेम खेल ली है ना, कि जिसमें सब लोग अपनी राय दें। वो कह सकते थे कोई 1-2 और लोग जो है उनकी तजवीज़ दे सकते थे कि जिन्होंने पता चले कि मेरे पक्के वोट ने, और जिन जो है मशकूक थे इनमें जो स्विंग वोटर थे उनको साइड पे कर देते। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसमें वो सारे लोग डाल दिए कि जो उनके खिलाफ भी थे। तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है, अगर उन्होंने कोई एक्सटेंशन के लिए कोई इतना यानी कि वो डेस्परेट हुए हुए थे, तो फिर 13 रुकनी बेंच में कोई अपनी रिकमेंडेशन, उनकी कोई रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, वो नहीं आई। और फैसले ने भी साबित कर दिया कि 8-5 का फैसला है, काजी साहब जो है वो 5 में शामिल है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि यानी कि आजकल एक सुनने में आ रहा है जी कि काजी साहब जो हैं वो एक अब वो अगले हफ्ते से वो बेंच में नहीं बैठेंगे। मतलब ये है कि वो एक चैम्बर वर्क करेंगे। अब आई डोंट नो, यानी हो सकता है काजी साहब डिसहार्ट हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे, यानी कि ये कोई एक नॉर्मल फैसला नहीं है, यानी कि आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैं और मेरे कुलीग जो हैं, अगर उसको कुछ ज़्यादा उसके लिए तालियां बज जाती हैं तो दूसरा बंदा परेशान हो रहा होता है कि यार यानी कि मैं ही विलन बने हैं इन दरमियान। तो यानी कि वो हो सकता है यानी कि वो एक दिन, एक हफ्ते के बाद दोबारा से ज़रा एनर्जाइज होकर तो वापस आ जाएँ। तो नाजरीन, मैं थोड़ा सिर काफ़ी खादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई मेरी बातों का आप पर भी असर हुआ होगा, और लिहाजा यही है कि ठीक है, यानी कि कोई आइनी लिहाज से मैंने अगेन आपको बताया कि मेरे ज़हन में अभी कई सवालात बाकी हैं, उनकी तफसीलात में गए बगैर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं।
लेकिन ये है कि पॉलिटिकली इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, और ना ही कोई गवर्नमेंट जो है वो उससे ख़त्म हो रही है कि इनके आने से। लेकिन क्या पीटीआई इस चीज़ को वैल्यू करेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि पीटीआई वैल्यू करेगी। वो जो है यानी कि वो इससे यानी कि हो सकता है कि आगे कोई और नया तकाजा आ जाए, और काजी साहब को हो सकता है कि वो टारगेट करना शुरू कर दें। एनीवे, ये वक्त बताएगा कि आगे क्या 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 होता है। तो मुझे तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।